श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हम क्षय रोग निदान और उपचार इस विषय पर डॉक्टर आभा महाशूर से ममता सिंह की बातचीत सुनेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। दोस्तों 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में हम याद करते हैं और इसका श्रेय रॉबर्ट कॉक्स को जाता है। टीबी यानी क्षय रोग बहुत सारी जगहों पर आज भी महामारी के रूप में अपने पर फैलाए हुए है। टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन खास तौर पर परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं, बहुत सारे वर्कशॉप किए जाते हैं। 7 दिसंबर 2024 को 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य टीबी से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आभा महाशूर को। आप मुंबई के लीलावती अस्पताल में छाती रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आभा, आपका हम विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर आभा, 24 मार्च जो विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक अभियान चलाया है सरकार की ओर से जो अभियान चलाया गया है 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या है टीबी उन्मूलन अभियान? इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हमारी जानकारी बहुत बेहतर होनी बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इस अभियान की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि एलिमिनेशन, जो हम कहते हैं कि किसी भी बीमारी को जड़ से निकालना, उसे हम इराडिकेशन कहते हैं। पर उसके एक कहते हैं पहले एक तौर आता है जहाँ पर हमें उस बीमारी को इतना हद तक अपने आपे में लाना होगा जहाँ पर उसके निदान को करके, समय के साथ निदान करके और इलाज करके हमें एक भाग में कम से कम कोई भी नया रोगी ना मिले। इस चीज के प्रयत्न के लिए हमारी कोशिशें सालों से चल रही हैं, लेकिन इस अभियान में जो हमारा 100 दिवस के अंतराल में किया जा रहा है, जो कि 24 मार्च को पूरा होगा, उसमें हमारी सरकार की तरफ से हमें निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं, निदान के बहुत सारे साधन मिल रहे हैं, जहाँ पे जो ऐसे हमारे लोग हैं जिनमें टीबी होने की शक्यता बहुत ज़्यादा है, इन्हें हम लोग बोलते हैं हाई बर्डन, जहाँ पर टीबी के बहुत ज़्यादा हमारे तादाद है लोगों की, इन भागों को हम लोगों ने बहुत हद तक फोकस में लाकर वहाँ पर ये निदान और दवाओं की जो हमारी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराई हैं। इसके अंदर हम ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं जहाँ पर आपके टीबी की शक्यता ज़्यादा है पर अभी तक बीमारी हुई नहीं है, उन्हें भी हम कुछ फ्री दवाएं गवर्नमेंट के थ्रू मुहैया कराते हैं, जहाँ हमारी सरकार बहुत ही अग्रसित होकर वहाँ पे काम कर रही है। और इस अभियान के पूरा होने के बाद हमें इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने के बहुत चांसेस हैं। आपने कहा कि सरकार ने कुछ दवाइयाँ भी मुहैया कराई है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को इसकी जानकारी नहीं होती है कि सरकार की ओर से भी कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो इस ओर सजग हो कि जब उन्हें कोई लक्षण या ऐसी जानकारी होती है डॉक्टर के थ्रू कि उन्हें टीबी है, तो किसी सरकारी चिकित्सालय में जाकर संपर्क करें, वहाँ पर उन्हें दवाइयाँ मुफ्त भी दी जाती हैं। डॉक्टर आभा, बताइए कि टीबी असल में है क्या? टीबी के लक्षण क्या हैं? देखिए, टीबी या क्षय रोग ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो कि एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। आमतौर पे हमारे फेफड़ों में इसका असर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों में भी प्रभाव दिखा सकती है, जैसे कि आपका मस्तिष्क हुआ, या आपका लसिका गांठ या लिम्फ नोड हम कहते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी में हुआ, किडनी में हुआ, लिवर में हुआ। तो ये हमारे शरीर के सभी अंगों को अपना असर दिखाकर वहाँ पर बीमारी दे सकती है। इसके प्रकार होते हैं जो कि हमारे लिए आज की परिस्थिति में समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है ड्रग ससेप्टेबल टीबी और एक होती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग ससेप्टेबल टीबी मतलब वो जो हमारे 4 जो टीबी की हमारी एकदम मुख्य दवाएं हैं, जो उनसे मरने वाले जंतु की वजह से टीबी हुई, उसे हम ड्रग ससेप्टेबल टीबी बोलते हैं, जो कि सादी टीबी हम पेशेंट को समझाने की भाषा में बोलते हैं। दूसरी होती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जहाँ पर हमारी ये 4 दवाएं काम नहीं करती, तो हमें उनको कुछ और दवाओं के ऊपर रखना पड़ता है, हमारा अंतराल बढ़ जाता है। और ये जो टीबी है ये ज़रा ज़िद्दी टीबी होती है, तो इसमें आगे जाके बाकी भी शरीर के अंगों का जो अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये हमारे लिए तकलीफ की बातें ज़्यादा होती हैं।
इन दवाओं के साथ थोड़े दुष्परिणाम भी ज़्यादा होते हैं, अंतराल ज़्यादा होता है, तो पेशेंट के लिए ये थोड़ा सा समस्या की बात बन जाती है। जी। तो कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक खांसी आ रही है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, या ये कहा जाता है कि अगर बलगम निकल रहा है खांसी में तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं, खून आ रहा है तो आप बहुत डर जाते हैं लोग, सूखी खांसी भी आ रही है, तो असल में कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए मरीज को? कौन सा लक्षण देखे तो पहुंचना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, आम तौर पे टीबी के लक्षण ग्रसित अंग पर निर्धारित किए जाते हैं कि अगर आपके फेफड़े में टीबी हुई है तो हमारे कुछ अलग तरह के लक्षण होते हैं। और हम लोगों ने गवर्नमेंट के थ्रू हमारे गाइडलाइन में बहुत ही सटीक तरीके से कहा गया है कि अनुमान कब करें कि ये टीबी हो सकता है। इसे हम प्रिजम्पटिव टीबी बोलते हैं, जी। जहाँ पर अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, फिर वो सूखी खांसी हो या बलगम के साथ हो, तो हमें उसको आगे जाके जांच करना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है, बिल्कुल निम्न स्तर का बुखार जो कि संध्या काल के टाइम पर आता है, और आपको बस ऐसा शरीर में सुस्तपना होना, कुछ भी नया ना कर पाना, अशक्तपना महसूस होना, या फिर आपका वजन कम हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है, कभी भी आपकी खांसी में एक बार भी अगर खून के मतलब छींटे आते हैं, तो इन सब सूरतों में हमें टीबी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और आपके आसपास के रोगणालय में जाकर इसके लिए ज़रूर निदान करें। दूसरा भाग है हमारा जहाँ पर फेफड़े के अलावा आपको किसी दूसरे अंग में टीबी है, तो आमतौर पे वज़न कम होना या आपकी भूख कम होना, अशक्तपना होना, ये उनमें भी पाया जाता है। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम बोलते हैं, जो उनमें भी दिखेंगे। लेकिन अंग के साथ कुछ चीज़ें लक्षण में और जुड़ जाती हैं। जैसे अगर लसिका गांठ या लिम्फ नोड का टीबी है, तो आपको उस गांठ में सूजन दिखना, वहाँ दर्द होना, वहाँ की चमड़ी में लाल हो जाना। अगर आपके कांख में टीबी है, आर्मपिट में टीबी है, आपको दर्द हो सकता है। गले की लिम्फ नोड में टीबी है, तो आपको गले को भी ऊपर नीचे घुमाने में तकलीफ हो सकती है। जी जी। या आपका समझिए मस्तिष्क का टीबी है, तो चक्कर आना, ये सब चीज़ें आपकी इस तरीके से जुड़ी जा सकती है। रीढ़ की हड्डी के टीबी में दर्द होना, चलने में दिक्कत आने लगना, ये सब चीज़ें लक्षण होते हैं टीबी के। तो इन सभी सूरतों में इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और टीबी विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाएं। जी। डॉक्टर आभा, बिल्कुल सही बात आप बता रही हैं कि जब भी इस तरह की तकलीफ हो, चाहे वो कई बार तो फेफड़े की टीबी के लक्षण लोगों को पता चल जाते हैं, लेकिन बहुत ही साइलेंट तरीके से हड्डी की टीबी अटैक करता है, और मस्तिष्क का टीबी जिसका आपने जिक्र भी किया, ब्रेन टीबी। तो टीबी के बहुत सारे प्रकार हैं, इसकी हम चर्चा आगे कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को ये भी दीजिए कि कौन सी टीबी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अमूमन लोग फेफड़े की टीबी को टीबी मानते हैं और बाकी टीबी के बारे में अवेयर नहीं रहते, सजग नहीं रहते हैं। तो कौन सा लक्षण देखे कि खतरा ज़्यादा पैदा हो सकता है, ये माने? देखिए ममता जी, कोई भी टीबी, वो फेफड़े की हो या वो आपके शरीर के बाकी अंगों की हो, अगर हम उसको ध्यान ना दें, उसको समय पर उसका निदान करके इलाज शुरू ना करें, वो खतरनाक हो सकती है। ये मैं श्रोताओं को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट इस बारे में हमारा सचेत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेफड़े की टीबी को भी सही वक्त पर ना इलाज करें, तो वो बढ़कर आपके शरीर के बाकी अंगों को उनमें फैलने लगती है। तो हमारा एक टर्म होता है जिसे हम डिससेमिनेटेड कॉक्स बोलते हैं, जहाँ पर जब 2 अंगों के से ज़्यादा आपको टीबी का असर दिखता है। मान लीजिए आपको लंग में टीबी हुआ, ब्रेन में टीबी हुआ, लसिका गांठ में टीबी हुआ, तो ये 2 से ज़्यादा अंगों में जब टीबी होती है तो हम इसे डिससेमिनेटेड टीबी कहते हैं। और ये एक हमारा ऐसा भाग होता है जिसमें हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, बिकॉज पेशेंट का जो हम कहते हैं दवाओं के साथ जो असर आना है दवाओं का, ये निर्धारित करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे अंग एक साथ टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा, जो बहुत ही रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी दवाओं को लेकर हाथ तंग होने लगते हैं और ये सभी दवाएं हमें इतने दुष्परिणाम देने लगती हैं कि पेशेंट के लिए, उनके घर वालों के लिए इस चीज़ को सहना और इस दवा को कंटिन्यू आगे पूरा कोर्स कंप्लीट करना, रेजिमेन कंप्लीट करना, यहाँ कभी कभी हमें दिक्कतें आने लगती हैं। और जब वो एक रोगी अपनी दवा पूरी नहीं करता, उसी के साथ साथ अगर तो वो एक संक्रामक रूप में आपके शरीर में है, अगर फेफड़े की टीबी है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है, परिवार के बाकी लोगों को, आपके आसपास के बाकी लोगों को भी वो फैलने लगती है। और फिर ये जो जंतु फैलेगा वो एकदम जिद्दी जंतु होगा जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के साथ आता है, और ये बिल्कुल खतरनाक टीबी होती है। जी। तो आपने फैलने की बात की, तो क्या ये संक्रामक रोग है? कौन सी टीबी है जो संक्रामक होती है, जो मतलब आसपास किसी को टीबी है तो परिवार में एक किसी को हुआ तो अगले को भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर दफ्तर में किसी को है तो उससे अन्य लोगों के पास तक फैल जाता है इसका जीवाणु? इसके बारे में बताइए। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि ये हमारे आम तौर के क्लिनिक में भी हम इस पे हमेशा चर्चा करते हैं। देखिए, जो फेफड़ों में टीबी होती है
तो वो टीबी हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सचेत होने की टीबी है, क्योंकि वो आसपास फैलती है। आमतौर पर अगर किसी को टीबी है फेफड़ों में, और अगर आप खांस रहे हैं, आप छींक रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, तो ये टीबी के जीवाणु हमारे पर्यावरण में बाहर आते हैं। और जब आपके बहुत नज़दीकी संपर्क में कोई बैठा है थोड़े अंतराल के लिए, तो ये जीवाणु उनके फेफड़े में जाते हैं और वहाँ पर टीबी का इलाज, मतलब वहाँ पे टीबी की बीमारी होने की शक्यता बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी टीबी ऐसी है जहाँ पर आपका फेफड़े में असर तो है, लेकिन बलगम में जंतु नहीं है, तो हम नहीं समझते कि ऐसी टीबी फैलती है। हम अपने पेशेंट्स को आमतौर पे हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके फेफड़ों में टीबी है, तो कृपया करके 2 सप्ताह तक, मिनिमम 2 सप्ताह तक आसपास लोगों के साथ ना बैठें और इस तरह की कोई मतलब क्रिया ना करें जिसमें कि आपके बलगम से या आपकी छींक से, आपकी सांस के माध्यम से ये जीवाणु आसपास फैल सकते हैं। एक बार आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो 2 से 4 हफ्तों के बीच में आपसे औरों को टीबी होने की शंका काफ़ी कम हो जाती है। जी। बिल्कुल इसी के साथ जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, मतलब फेफड़े के अलावा बाकी अंगों की टीबी, ये बिल्कुल नहीं फैलती है। तो हमें उससे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हड्डी का रोग है टीबी के साथ, या किडनी का टीबी है, उससे आपको बिल्कुल भयभीत होने की मतलब ज़रूरत नहीं ये है। संक्रामक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पर अगर कोई टीबी का पेशेंट है जो आपके ऑफिस में आसपास है, जिसका इलाज शुरू हुआ है, तो ये पेशेंट के लिए और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 2 से 4 हफ्ते वो अगर घर से काम कर सकते हैं, कोई और तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल करें। तो बचाव का भी तरीका होगा। मान लीजिए घर में किसी को टीबी है, तो ये संक्रामक है चूंकि, तो बचाव किस तरह से करें? देखिए, मास्क पहनना बहुत बढ़िया बात है। हम लोग हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि जब आप घर में हैं, तो कम से कम शुरू का जो 2 हफ्ता है, अगर आप मास्क पहने तो सबसे अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, साथ में बैठ के खाना ना खाएं, साथ में बैठ के चाय न पिएं, बहुत पास बैठ के बातें करना, एक कमरे में बहुत वक्त तक रहना, ये सब चीज़ें हम लोग 2 से 4 हफ्ते तक बिल्कुल कहते हैं कि दूर दूर रहें, बेहतर है। जी। क्या मिथ्या है वो समझिए। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और उसको टीबी है, आपको टीबी नहीं होगा। जो बर्तन में वो खाना खा रहा है, आप उस बर्तन में खाना नहीं खा सकते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक टॉयलेट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको उनके साथ एक पर्यावरण में थोड़े वक्त तक नजदीकी तौर पर बैठना या रहना, उससे ही टीबी फैलती है। ये तो बड़ी काम की बात आपने बताई, क्योंकि इस बारे में धारणा बहुत ही अलग होती है। क्योंकि किसी को घर में अगर टीबी हो जाती है तो लोग दूर भागते हैं, या किसी को पता हो जाए सार्वजनिक जगहों पर, या मतलब पड़ोसियों को पता चल जाए तो लोग घबराते हैं, भगते हैं। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर आभा, अच्छा ये बताइए कि कितना समय लगता है इलाज में? क्योंकि एक समय था जब टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसे राज रोग कहा जाता था। किसी को टीबी हो गई तो लोग बहुत चिंता में आ जाते थे। अब इलाज की पद्धति बहुत बदल चुकी है और अपना चिकित्सा पद्धति इतना एडवांस हो चुका है। तो इसके बारे में श्रोताओं को बताइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं टीबी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो उनके लिए ये बताइए कि कितना समय लगता है और कितने समय में इसका इलाज मुमकिन है? जी, देखिए, टीबी का इलाज निर्धारित होता है कि ये टीबी किस प्रकार की टीबी है। अगर हम ड्रग ससेप्टेबल टीबी की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 गोलियों के ऊपर ये पूरा रेजिमेन हमारा बनता है, तो ये टीबी हमारी 6 से 9 महीने तक के इलाज के अंदर आती है। गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारा इलाज चलता है, वो 6 महीने का इलाज चलता है। पेशेंट की चिकित्सा करने के बाद हमें लगता है कि इस टीबी के अंतराल को हमें थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 9 महीने तक वो इलाज पूरा हो जाता है। इसमें हम शुरुआत के 2 महीनों में 4 दवाओं से शुरू करते हैं, और फिर बाकी के जो महीने होते हैं, 4 महीने या 6 महीने, जितना हमारा पूरा अंतराल बना, उसमें फिर 3 दवाओं के ऊपर पूरा रेजिमेंट चलता है। जी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो अभी यहाँ पर हमारे 2 रेजिमेन आ गए हैं, जिसमें एक होता है जहाँ पे हमारे पास एक कहते हैं कि वंडर ड्रग है, जिसे हम बेडाक्विलिन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकारी अस्पतालों में ही मुहैया होती है। तो इसके साथ का रेजिमेन हमारा 9 से 11 महीनों तक चलता है। अगर हम किसी कारण से वो नहीं ले पा रहे हैं, या उसका हमारा एक तरीके का पद्धत होता है जहाँ पर हम वो दवा नहीं दे पाते हैं, ऐसे रोगियों में हमारा फिर इलाज 18 महीने तक जा सकता है, जहाँ पर कुछ इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। पर हमारे जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी देश की गाइडलाइन, उनमें से हमने अब बहुत ही आधुनिक उस पे आने के बाद हमने वो इंजेक्शंस पूरी तरीके से हटा दिए हैं। पर इसमें हमें उस दवा की, बेडाक्विलिन नाम की दवा की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। तो जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उसका ट्रीटमेंट अंतराल ज़रा लंबा जाता है। जी जी। भाई, बातचीत भी लंबी होने वाली है, क्योंकि विषय ऐसा है और टीबी के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों, अवेयर रहें कितना ख़तरनाक होता है टीबी, और इलाज कितने लंबे समय तक खिंचता है।
एक बात पहले ये बताइए कि इसमें जो इलाज होता है पूरी तरह से क्योर हो जाता है जब टीबी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो क्या दोबारा खतरा रहता है मरीज को कि दोबारा टीबी हो सकती है? मान लीजिए फेफड़े का टीबी है तो दोबारा उसे हो सकता है। और दूसरी बात, जांच की क्या प्रक्रिया है, जांच की पद्धति क्या क्या, किस तरह के जांच होते हैं? देखिए, अगर हम टीबी का जो हम कहते हैं कि एक बार अगर आपको टीबी हो गया तो आपको फिर से टीबी होने की शक्यता बिल्कुल होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में, क्योंकि हम एक हाई टीबी बर्डन एरिया में आते हैं, जहाँ पर कि 5% हम सबको ही अपने जीवन के अंतराल में टीबी होने की शक्यता होती है। अगर आपको एक बार टीबी हो गया है तो ये प्रतिशत हमारा 10% हो जाता है। सो डेफिनेटली इसको हम लोग मेडिकल टर्म में रिलैप्स बोलते हैं, जहाँ पे फिर से हमें टीबी एक बार पूरी क्योर होने के बाद हो गई। अब आपका दूसरा सवाल जो है कि हम कैसे इस चीज़ को कैसे हम लोग जांच कैसे करें? कैसे जांच करें। अगर आपको लगे कभी भी कि हमें थोड़ा भी ऐसा अनुमान है कि हमारे लक्षण टीबी की तरफ जा रहे हैं, जैसा हमने पहले भी बातों में डिस्कस किया कि ये टीबी हो सकता है, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और आपके आसपास जो भी रुग्णालय है, जो भी अस्पताल है, वहाँ जाकर तुरंत एक टीबी विशेषज्ञ से मिले। देखिए, इसमें हमें बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार हमें निःशुल्क ये सारी चीज़ें देती है, मुहैया करा तो रही है बिल्कुल दवाएं। बिल्कुल। तो आपका निदान से लेकर आपका इलाज, भले ही वो आपका मेडिकल इलाज हो जो दवाओं के थ्रू होता है, या आपका सर्जिकल इलाज हो जो कि बहुत ज़िद्दी टीबी में हम लोग को कभी कभी करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमारे सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुहैया हैं। आज की डेट में हमारे पास कुछ एनजीओज भी हैं जो कि इसमें हमारी बहुत मदद करते हैं, तो ये दवाएं हमें उनके भी उपलक्ष्य पे मिल सकती हैं। अगर आप कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, तो हमारे पास आज की डेट में आरोग्य सेतु नाम की एक एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड अगर करते हैं, आपको आसपास कहाँ कहाँ पर टीबी के क्लिनिक्स हैं, कहाँ सेंटर्स हैं, एक बेसिक रूप पे इसके बारे में जानकारी, जागरूकता, ये सब चीज़ें बहुत आराम से मिल सकती हैं। और जांच पद्धति भी बहुत आसान है। बिल्कुल। अगर हम जांच पद्धति की बात करें, फिर से हमें ये समझना है कि ये बिल्कुल निर्धारित होगा कि आपको टीबी कहाँ का है। अगर हम फेफड़े की टीबी की बात कर रहे हैं, तो पहले के ज़माने में हम ये सोचते थे कि अगर हमें लक्षण है क्षय रोग का, तो हम टीबी को ट्रीट करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रोबायोलॉजिकली प्रूवन टीबी और एक होता है क्लिनिकली प्रूवन टीबी। जी। आज की डेट में क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस, ये जंतु अब जो है समझदार होता जा रहा है और इसके रेजिस्टेंस के पैटर्न बढ़ते जा रहे हैं। रेजिस्टेंस के पैटर्न मतलब जो दवाएं पहले काम करती थी, अब वो दवाएं सब पेशेंट्स में हो सकता है कि काम ना करें। तो इस वजह से हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम माइक्रोबायोलॉजिकली प्रूवन टीबी की तरफ जाएं। तो अगर हमें लगता है किसी पेशेंट को टीबी है, तो बिल्कुल बेझिझक आगे जाके हमें इलाज के पहले एक बराबर डायग्नोसिस की तरफ काम करना चाहिए। बलगम को जांच के लिए ज़रूर भेजें। सिर्फ शंका के मॉडल पर इस चीज़ को अब हम ट्रीट करना बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करते। बिल्कुल। तो अगर हम बलगम की जांच में पहले हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप पे देखते थे, इसलिए इसका वर्ड भी ऐसा आया कि अगर आपको जंतु दिख रहा है, जो कि हमारे एकदम इंटीरियर्स में भी, गाँव में, सब जगह हमारे पास ये जो है सुविधा मुहैया है, सो हम वो देख सकते हैं। आज की डेट में हमारे कुछ नए टेस्ट भी आए हैं जिसे हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं, विच इज़ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। बिल्कुल आराम तरीके से एक ही बलगम के सैंपल पर हम इससे काफ़ी हद तक जंतु के जीन पकड़ सकते हैं। तो इससे हमारा निदान जो है वो बहुत जल्दी ही हम पकड़ पाते हैं कि टीबी पेशेंट को है कि नहीं। अगर हमारा, और फिर उसके बाद जो कल्चर हम कहते हैं, जहाँ पर हम जो बलगम का सैंपल है उसको थोड़े वक्त तक लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि क्या उसमें वो टीबी के जंतु पनप रहे हैं क्या। तो अगर आपको 8 हफ्ते तक हम उसको बराबर जांच में रखते हैं और अगर 8 हफ्ते के अंतराल में भी हमें ये जंतु नहीं दिखे हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें कोई भी कल्चरेबल जंतु नहीं दिखता। तो ये सब जांचें आज की डेट में हमारे सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त है, तो हमें इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमारा कोई और अंग का टीबी है, मान लीजिए लसिका गांठ का टीबी है, आपके गले में है, आपके कांख में है, तो हम लोग उसमें एक नीडल डालकर वहाँ से सैंपल एस्पिरेट करके उसको भी इसी तरह की जांचों के लिए भेजते हैं। तो आज की डेट में मैं यही आपको बहुत एक क्लियर मैसेज दूंगी, जस्ट हमें सिर्फ ऐसा अगर लगता है कि टीबी है, उस बिना पे टीबी को ट्रीट करने का अब ये ज़माना नहीं रहा। तो हमें बिल्कुल एक पुख्ता डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए और जाँच करके ही आगे का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जी, टीबी आज का विषय है, आज के सेहतनामा का। और आप अभी बात कर रही थी कुछ गांठ की कि निडल से उसे जांच करते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन सा ऐसा टीबी है जिसको ऑपरेट करके जिसका जांच किया जाता है? देखिए, ऑपरेट करने की नौबत हमारी आम तौर पर आती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, और हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे जंतुओं का जो हम कहते हैं ना, इसे पॉलीबैसिलरी टीबी कहा जाता है, जहाँ पर हमारे जंतु उतने आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन उनसे आपको असर पुरजोर दिखता है। तो इस तरह के टीबी में हमें आमतौर पर ये लगता है।
सर्जरी टीबी में एक बहुत ही कहते हैं कि एकदम महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पर हमें जांच के लिए सर्जरी लगे। ये जी। हमें होता है आपकी लसिका गांठ की टीबी में, जिसे कि लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। तो कभी कभी हम उसमें एक नीडल डाल के, उसका फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं, जहाँ हम वो पानी निकाल कर भेजते हैं। दूसरा, कभी कभी हम कोर बायोप्सी करना चाहते हैं, जहाँ हम एक टुकड़ा निकाल कर भेजते हैं। जी। आमतौर पे टीबी में क्लिनिकली अगर हम बात करें तो हम लोग वो टुकड़ा भेजना ज़्यादा सही समझते हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल ज़्यादा होता है। जब हमारे पास जांच के लिए सैंपल ज़्यादा है तो हम उसमें बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट भी दे सकते हैं कि क्या जी। है अंदर। कभी कभी हमें ऐसा डर होता है कि अगर आपने उस लसिका गांठ को ज़्यादा छेड़छाड़ की तो वो फट सकता है, ओह! और एक प्रकार की हम उसे एब्सेस बोलते हैं, जहाँ पर उसका पस बाहर निकल के आसपास के जो हमारे गले का एरिया होता है उसमें जाकर फैलने लगता है। उसे हम मेडिकल टर्म में कोल्ड एब्सेस बोलते हैं, जी। जहाँ पर आपको फिर गर्दन घुमाने में बहुत तकलीफ हो सकती है और वो बढ़ने लगता है। समस्या क्या है कि वहाँ पर आपकी टीबी की दवाओं को जाकर असर करने में भी दिक्कत पाई जाती है। तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि हम उस गांठ को सर्जिकली निकाल कर, और बिल्कुल बंधी गांठ को सर्जिकली निकाल कर, और उसको हम जांच के लिए भेजें, तो वो टीबी अंदर फैलती नहीं है और हमारा अनुमान भी बिल्कुल सही हो जाता है आगे जाके। दूसरा, रीढ़ की हड्डी की टीबी में जी। कभी कभी हम ये देखते हैं कि पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, और फिर धीरे धीरे करते करते हम एक ऐसे दौर पर जाते हैं जहां वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जी। तो जब हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ जब इन पेशेंट्स को देखते हैं, तो हम वहां पर अगर तो आसपास में हमारा मवाद जमा है, जिसे हम एब्सेस बोलते हैं, तो हम वहां एक नीडल डालकर वो मवाद निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता और हमें सिर्फ उस एक हड्डी के उस एरिया में ही हमें दिखता है कि वहां पर जंतु का असर हो रहा है। तब हमें सर्जिकली वो उस टुकड़े को वहां से सैंपल लेकर और उसको जांच के लिए भेजना पड़ता है। आमतौर पर सर्जरी हमें यही लगती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एकदम एक विशेष एरिया है जहां पर हमारा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बार बार टीबी उसी एक आपके फेफड़े के एरिया में हो रहा है, तो हमारे फेफड़े में देखिए अलग अलग हिस्से होते हैं, लोब्स होते हैं, ठीक है। तो हम समझिए कंपार्टमेंट एक हिस्सा हुआ, तो राइट साइड के लंग में हमारे तरफ दो हिस्से होते हैं, जी। जिसे अपर लोब लोअर लोब कहा हमने, और एक और हिस्सा हुआ मिडल लोब बोला हमने। तो 3 भाग होते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अपर लोब और लोअर लोब का भाग हुआ। तो अगर बार बार किसी एक लोब की टीबी हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो हम उसको सर्जिकली एक प्रकार से एक सर्जरी करके उस भाग को निकाल दें, तो वो हमारे रोगियों के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि आप बार बार टीबी की तरफ नहीं बढ़ते। जी। दूसरा, अगर आपका बहुत ही जिद्दी प्रकार का कीटाणु है, जो कि हमारी सारी ही जो टीबी की दवाएं हैं उनके साथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता, हमें असर ऐसा नहीं लग हो रहा रहा है, दवाओं का। बिल्कुल। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जब आपको एक भाग में लंग का असर दिख रहा है, तो हम वहां पर बोलते हैं कि इसको सर्जरी करके निकाल दें तो बेहतर है। डॉक्टर, आपने जीवाणु का जिक्र किया। कुछ ऐसे जिद्दी जीवाणु होते हैं जो बिल्कुल जाते नहीं हैं टीबी के। लेकिन यहाँ पर एक बात मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बीमारी हो इससे पहले आप बचाव कीजिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सजगता और जागरूकता लोगों में। तो क्या कुछ करें कि ये टीबी आए ही नहीं? कौन सा ऐसा उपाय करें? ये भी कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि फेफड़े मजबूत रखो तो फेफड़े का टीबी नहीं होगा या फेफड़े की बीमारी नहीं होगी। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह, योगासन वगैरह करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। तो ऐसा कुछ है कि बचाव करने के लिए कोई तरीका है? बिल्कुल। देखिए, आज के ज़माने में जहाँ पर हम लोग का, देखिए, आपको इलाज मिल सकता है, पर अगर आप उसको रोक ही पाएँ, वहाँ तक पहुँचे ही ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। सो जब भी हम लंग की किसी भी बीमारी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप आपके फेफड़ों को दुरुस्त रखें, तो बहुत सारी जगहों पे हम एक बड़ी समस्या से बच सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आपके न्यूट्रिशन की। अगर आपका पोषण अच्छा है, आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी की जो किसी भी तरह के संक्रामक बीमारी से लड़ने की शक्यता जो है वो आती है आपकी इम्यूनिटी पर। तो एक सही तरह का आहार लें, एक नियमित रूप से एक्सरसाइजेस करना, जिसमें मुझे लगता है कि जो हमारा योगदान पूरे विश्व को है, जिसे हम कम आंकते हैं, वो है योग। सो योग का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप आड़े टेढ़े आसन करें और समझे कि हमने बहुत बढ़िया कुछ जी, पा लिया बिल्कुल है। सही बात है। पर अगर आप एक बेसिक प्राणायाम भी करते हैं, जिसमें आप आपके फेफड़े को काम पे लगा रहे हैं, एक नियमित रूप से सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना, और इसकी एक कहते हैं कि प्रत्येक दिवस में अगर हम उसको आधा घंटा भी दे रहे हैं उसके ऊपर, और एक सही तरीके से बैठ भी रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए योग हुआ, और उससे भी आपके लंग की हेल्थ बहुत बढ़िया तरीके से जानी जाती है। जी। देखिए, दूसरा, हम उस एक कहते हैं कि एरिया में जाने के पहले अगर आप धूम्रपान, ये हमारे आजकल के सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि धूम्रपान सिर्फ एक चलन नहीं है,
ये हम लोगों के लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं रह गया है। धूम्रपान से बहुत अलग अलग स्तरों पर हमें तकलीफ है। एक तो होता है धूम्रपान जहाँ पर आप खुद सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं गाँव में, और हमें उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। एक है जब आपके बगल बैठा इंसान सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, आप वहाँ बैठे हैं। और तीसरा है जहाँ पर आप बैठे हैं, वहाँ पर आपके आने के पहले अगर किसी ने धूम्रपान किया है तो उससे भी आपको जो उसके कहते हैं कि पार्टिकल रह जाते हैं, हमारे मेज़ पर रह जाते हैं, जगह जगह की जो चीज़ें हैं, आर्टिकल्स उनमें रह जाते हैं, वो भी आप अंदर लेके आपके फेफड़ों में उतना ही असर पा सकते हैं। तो इसको फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। और आज की इसमें हमने इसका टर्म ही बदल दिया है। अब हम ये कहते हैं कि हमें पर्यावरण में इस टोबैको की बीमारी को लेकर ज़्यादा सचेत रहना है। सो इस सब चीज़ों से क्या होता है, आपके फेफड़े में सतत एक रगड़ बनी रहती है। तो ये हर तरह के इन्फेक्शन के लिए हमारे लिए समस्या बनती है। तो हम लोग अपने चिकित्सालय में भी वहाँ पे लोगों को समझाते हैं कि आज की डेट में धूम्रपान सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बताया गया है कि हानिकारक है, ये वाकई में आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो धूम्रपान से बचें। और ये सिर्फ हमारे सिगड़ी बिगड़ी तक अब नहीं रह गया है। आज की डेट में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास और एक बड़ी समस्या है जिसे हम वेपिंग कहते हैं। तो जिन चीज़ों के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा है, आज वो चीज़ों से हम लड़ रहे हैं। तो हम भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में कि वेपिंग गन, वेपिंग पेन नाम की चीज़ें होती हैं जिनको लेने से बच्चों को ये गलत धारणा दी जाती है कि ये टोबैको नहीं है, ये तंबाकू नहीं। ऐसा नहीं होता, उसमें भी आपका तंबाकू होता है। और उसमें जो आपको अच्छा महसूस होने वाला मेंथॉल का फील आता है ना, उससे आपको ज़्यादा समस्या है क्योंकि आप फिर उसको और अंदर तक ले पाते हैं। तो ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिनसे आपके फेफड़े की लोकल लड़ने की ताकत कहते हैं ना, उस भाग की लड़ने की ताकत हम कमजोर कर देते हैं। तो फिर टीबी होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर आभा, अब बताइए कि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है टीबी पर, और कुपोषण का कितना प्रभाव पड़ता है? क्या कुपोषित शरीर को टीबी ज्यादा अटैक करता है, या फिर प्रदूषण वाली जगहों पर रहने के कारण भी टीबी जल्दी से मतलब रोगी पर असर करता है? देखिए, प्रदूषण किसी भी फेफड़े के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो प्रदूषण से हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, हम जब भी इस चीज़ को समझने की और हम अपने पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, एक होता है इन्फेक्शन, जहाँ पर आपको एक जंतु के आपके शरीर में आने की वजह से लक्षण हो रहे हैं। दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन, जिसे हम हिंदी में रगड़ कहते हैं। तो जब हमें चोट लगती है तो हमेशा एक कट नहीं आता, कभी कभी वो ढसका बैठता है, वो भी उतना ही तकलीफ देता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा इन्फ्लेमेशन या रगड़ पैदा होना, ये चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं प्रदूषण की वजह से भी। तो अगर आप किसी ऐसे भाग में रह रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, या आप धूम्रपान के भाग में आप खुद भी नहीं कर रहे हैं पर आपके आसपास कोई कर रहा है, इन सब चीज़ों से आपके फेफड़े में एक प्रकार की रगड़ पैदा होती है। जी हाँ। और फिर इनसे आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म में कहते हैं रिस्क फैक्टर, क्या ऐसे कुछ लोग हैं या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें टीबी होने की शक्यता ज़्यादा हो जाती है? हमें बिल्कुल उस बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा एक पेशेंट है, टीबी का रोगी है, जिसको कि संक्रामक रूप की टीबी की बीमारी है, फेफड़ों का टीबी है और बलगम में टीबी के जंतु मिले हैं, तो आप अगर उस घर में उसके साथ रह रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, घर में साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या ये सब चीज़ें नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आपको टीबी की शक्यता हमेशा ज़्यादा रहेगी। हम इसे कॉन्टैक्ट एक्सपोजर बोलते हैं। और जब जो हमारा ये कैंपेन भी हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग क्या हुआ, जहां आपको अभी तक लक्षण नहीं आए हैं, पर हाँ हमें ऐसा थोड़ा डर है कि आपको टीबी होने की शक्यता ज़्यादा है, ये वो पेशेंट का लॉट होता है जो कॉन्टैक्ट एक्सपोजर में आता है। दूसरा है, अगर आपको HIV जैसी बीमारी है जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही कम है, आपको टीबी की शक्यता बढ़ जाएगी। कुपोषण एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है समझना। अगर आप किसी भी शरीर का किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने का अगर निर्धारण करने का सिर्फ दो ही तरीका है, एक है आपका पोषण और दूसरा है आपका एक्सरसाइज। सो अगर आप कुपोषित हैं, आप में टीबी के जंतु आना, हम सभी को टीबी के जंतुओं का एक्सपोजर है, आप में, हम सबके अंदर टीबी के जंतु हो सकते हैं, पर वो बीमारी नहीं देते हैं। बीमारी वो आपको तब देते हैं जब आप कुपोषित हैं या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वो उसको कंट्रोल में रख पाए। इसलिए कुपोषण का बहुत ध्यान दें। अगर कैंसर का पेशेंट है जहां पर आपको कुछ ऐसी दवाएं चल रही हैं जो आपकी इम्यूनिटी कम कर देती हैं, उनमें टीबी की शक्यता ज़्यादा होती है। अगर आप बहुत भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, जिसे हम ओवर क्राउडिंग कह रहे हैं, जो कि हमारी एक समस्या है ही, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन का एक है कि ज़्यादा लोग हैं ही आसपास, एक घर में बहुत ज़्यादा लोगों का रहना और वहाँ पे खिड़की दरवाजे ना होना, एक बंद जगह में जब बहुत लोग सांस लेते हैं और अगर एक इंसान को भी कुछ इस तरह की बीमारी है तो वो बहुत जल्दी फैलती है, तो वहाँ पर टीबी बिल्कुल बहुत जल्दी हो सकता है। बाकी धूम्रपान के बारे में हमने बात की। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़ की, अगर आपका मधुमेह का कंट्रोल अच्छा नहीं है, आप दवाएं अगर नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी किसी भी इन्फेक्शन को लड़ने की शक्यता कम हो जाती है और टीबी के
चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आभा, जब बात टीबी की आती है, किसी भी तरह की टीबी, ये ऐसी बीमारी है जिसको सुनकर लोग तुरंत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इतनी बड़ी बीमारी है, 6 से 9 महीने का इलाज होगा, कई बार साल भर भी चल सकता है, तो हमारे बहुत सारे बजट पे असर पड़ेगा। तो श्रोताओं को इसके बारे में कम जानकारी है कि सरकारी दवाएं कई बार मुफ्त में भी मुहैया कराई जाती हैं और कुछ दवाओं को बहुत कम रेट पर दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ताकि लोगों के भीतर जो भ्रांति है वो ख़त्म हो। देखिए, हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारी सरकार टीबी का एक ऐसा जो हमारा इलाज का एरिया है वहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारी जो दवाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की होती हैं। कभी कभी हम जब पेशेंट्स को हमारे ओपीडी में देखते हैं, जो कि बाहर की ओपीडीज होती हैं, हम उनको फिर भी वहाँ भेजते हैं। जी। क्योंकि देखिए, अगर हमारा ये एक बहुत कहते हैं ना कि बहुत समझने की बात है कि अगर आप वो इलाज आज से 2 महीने के बाद आप उस पर खर्चा नहीं कर पाएंगे तो आप इलाज छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे गवर्नमेंट में, हमारे सरकारी अस्पतालों में बहुत ही अच्छे क्वालिटी की ये दवाएं मुहैया की जा रही हैं, तो हमें सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि जो आपको गवर्नमेंट में मिल रही है दवाएं उसकी क्वालिटी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दवाएं निःशुल्क मिलती हैं, कम रेट पे भी नहीं, बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं। उसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज से जो हम एक ज़िद्दी टीबी की बात कर रहे थे, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसके लिए जो पहले हम पेशेंट्स को देते थे इंजेक्शन के रूप में दवाएं, 6-6 महीना चलती थी, उससे खर्चा बढ़ता था, तकलीफ़ें बढ़ती थी। इन सब चीज़ों को हर पेशेंट, जो गाँव का पेशेंट है, वो इतना कर भी नहीं पाता था पूरा इन सब चीज़ों को। तो वहाँ पर आकर अब हमारे गवर्नमेंट सेटअप में एक बेडाकुलिन नाम की दवा है जो कि मुहैया की जाती है, जिसमें हमें और कुछ इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दवा एक बहुत स्पेशल दवा है जो कि पहले, और ये बच्चों में भी दी जा सकती है। तो वो रेजिमेंट्स अब बन रहे हैं और हमारे सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये दवा हमें मिलती है। तो अगर हम भी किसी पेशेंट को बाहर के क्लिनिक में देखते हैं तो हम उस दवा के लिए पेशेंट को गवर्नमेंट सेक्टर में ही भेजते हैं और भेजना भी चाहिए। सो ये एक जागरूकता ना कि सिर्फ हमें हमारे रोगी जनों में या आम जनता में होनी चाहिए, हमारे बाकी भाइयों में भी, बाकी डॉक्टरों में भी होनी चाहिए कि कृपया इस बात को समझें कि बेडाकुलिन जैसी एक जो दवा है उससे आप अगर रेजिमेन को छोटा कर देते हैं तो हम उतने ही ज़्यादा इस बीमारी को फैलने से रोक रहे हैं। तो अगर आप सही वक्त पर पेशेंट को गवर्नमेंट में भेज रहे हैं, वहाँ हम उनको बेडाकुलिन दे पा रहे हैं, तो हम बीमारी को बहुत जल्दी कंट्रोल में भी ला पाएंगे। जी। अब बताइए, आपने बच्चों का भी जिक्र किया कि बच्चों को भी ये दवाएं दी जा सकती हैं। हमें बताइए कि बच्चों को टीबी का कितना खतरा होता है और क्या वजह होती है टीबी की? देखिए, बच्चों में भी टीबी होता है, बिल्कुल होता है, और ये ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमने सुना नहीं है। देखिए, बच्चों के केस में मैं आपको यही बताऊंगी कि बहुत सारी चीज़ें हम ये देखते हैं कि अगर माँ को टीबी है और अगर आपने माँ को ठीक से आपने इलाज नहीं दिया है तो हम एक्चुअली वहाँ से शुरुआत करें। जी। अगर हम टीबी की दवा दे रहे हैं, और हम हमेशा अपने रोगीजनों को कहते हैं, महिलाओं को, कि कृपया इस वक्त बिल्कुल भी प्रेगनेंसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमारी दवाएं चल रही होती हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं। हालांकि मैं एक ये मिथ्या को बिल्कुल दूर करूंगी कि जो हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है, जो कि 4 गोलियां होती है, वो हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ मानते हैं। जी जी। और हम उन्हें बिल्कुल दे सकते हैं। आमतौर पर अगर हमें बच्चा गिराने के बारे में बात करनी है तो ये 20 हफ्ते के पहले ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो तब तक के लिए अलाउड। तो हम ये एक उनको एक तरीके से हम बोलते हैं कि आप अगर चाहें तो इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हम प्रेगनेंसी में टीबी का इलाज करते हैं। कभी कभी अगर हमें ऐसा लगता है कि महिला प्रेग्नेंट हो गई हैं और उनको टीबी का असर है, तो हम महिला और बच्चे में से महिला को ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम टीबी का इलाज ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। हम ये बोलेंगे पहले टीबी को बराबर से दुरुस्त करिए। महिला से बच्चे में भी टीबी का ट्रांसफर होता है। जो आपकी बच्चे की नाड़ होती है उससे हम लोग टीबी के जंतु भी देखते हैं कि बच्चे में जा सकते हैं। तो अगर हम किसी महिला को टीबी की दवा दे रहे हैं और उनको उस अंतराल में बच्चा होता है, तो हम बच्चों में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जहां पर हम 2 गोलियां बच्चे को शुरुआत से देना शुरू करते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, अगर महिला को टीबी है और वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो एक बहुत ही कम अंतराल, मतलब बहुत ही पास है उस बच्चे के, और आपके सांस से बच्चे को टीबी के जंतु जाने की हमेशा शक्यता रहती है, तो बच्चों को वैसे टीबी हो सकता है। तीसरा यह है कि अगर कुपोषित बच्चा है, आसपास आपको किसी से टीबी का कहीं पर जाकर आपने किसी को मिले हैं, आप उस संपर्क में आए हैं, तो आपको टीबी हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगी, हम लोग बच्चों में भी टीबी को उतना ही ध्यान देते हैं और उतना ही ट्रीट करते हैं जितना यहाँ। हमारी सिर्फ जो निदान की क्रियाएं हैं बच्चों में, वो थोड़ी अलग हैं। बच्चा बलगम नहीं दे पाता, तो उनमें हमें गैस्ट्रिक लवाज लेना पड़ता है, या हमारे एक्सरे के ऊपर हमें कभी कभी इस भाग में अपने चिकित्सा के ऊपर टीबी का इलाज देना पड़ता है बच्चों में।
जी, तो क्या जब माँ को मान लीजिए टीबी है और बच्चा पैदा हुआ है, जब माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस समय छोटा जो नवजात शिशु है, तो क्या उसको फीडिंग कराना अलाउ रहता है, दूध बिल्कुल पिलाना? कराएं, बिल्कुल कराएं। इस बात को समझिए कि जो भी कहते हैं एक माँ से बच्चे को अगर जंतु मिलेगा हुँ, तो उससे लड़ने की शक्ति भी माँ ही दे सकती है। तो हुँ, ये और एक मैं मिथ्या है जो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगी, कभी भी किसी भी माँ को दूध ना पिलाने जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। जी, हम ये कर सकते हैं, बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं। हम बोलते हैं महिलाओं को कि आप दूध एक्सप्रेस करिए, और जब आप इनिशियल जो आपका 2-4 हफ्ते का अंतराल है, जब आपसे मिलने के चांसेस जंतु ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो आप तब बच्चे को नर्स करने के बजाय, अपने छाती पे लगाकर बिल्कुल सीधा दूध पिलाने के बजाय, हुँ, आपका दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को माँ का दूध ही दीजिए। एक बार आपकी खांसी कम हो गई है, हुँ, आपको हुँ, बलगम नहीं आ रहा है, तो मास्क पहनिए और बच्चे को दूध पिलाइए। बिल्कुल इस तरफ इसका ये नहीं सोच होनी चाहिए कि अगर आपको टीबी है तो बच्चे को माँ का दूध नुकसान करेगा या नहीं देना चाहिए। हर वो कोशिश करिए, हर वो एहतियात बरतिए कि आप ये कर पाएँ। माँ के दूध से बच्चे को वंचित ना करें। बिल्कुल। बड़ी ये उम्दा जानकारी आपने दी है। इस मामले में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच है। इतना ज़रूरी होता है माँ का दूध पिलाना जब वो बीमार है, और कितना हानिकारक होता है, तो इसके बारे में बड़ी उम्दा और ज़रूरी जानकारी आपने दी। बताइए हमें कि क्या टीबी आनुवंशिक होता है? जैसे कि कहा जाता है ये मधुमेह नाम की बीमारी है, डायबिटीज़, और इस तरह की जो बीमारियां, कहा जाता है आनुवंशिक होता है। हृदय रोग भी कहा जाता है कि अगर किसी को है पीढ़ी में तो होने की संभावना होती है, खतरा होता है। टीबी अगर किसी को है तो क्या आगे की पीढ़ी को होने का खतरा होता है जबकि पूरी तरह क्योर हो चुका हो? होता है। देखिए हमारे ना जो टीबी के जंतु जब आपके शरीर में आते हैं, तो एक प्रकार का हमारे बॉडी में इम्यूनिटी होना चाहिए जी। उसके साथ लड़ने के लिए और हमारे बचाव के लिए। तो ये हम इसमें थोड़ा सा जेनेटिक एंगल है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये हो सकता है। कुछ ऐसे शरीर में जीन होते हैं जो आपके टीबी के जंतु से लड़ने की जो ताकत है उसको कम कर देते हैं। तो वहाँ पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाती है। भारत में ऐसा है, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी की समस्या तो है ही है, पर हमारा आसपास का पर्यावरण भी टीबी की तरफ ज़्यादा है। जब आप एक ओवर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये एक से दूसरे में जाना भी बहुत मतलब बहुत आसान है। तो वहाँ पर हम सब कुछ अपने पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते, पर हाँ, जी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकती है। तो उसके लिए बचाव का कोई तरीका है? आपके पर्यावरण को ध्यान रखें, आपका पोषण बराबर होना चाहिए। अगर देखिए आपको कोई भी बीमारी के अगर जीन्स हैं, आपको मिला है, लेकिन अगर आप उसके बचाव में क्या कर सकते हैं, आप आपका जो है क्या कहते हैं ना, पोषण और आपका इम्यूनिटी बराबर रखिए। आज की डेट में भारत में या कोई भी ऐसा प्रांत है जो विश्व का जहाँ पर टीबी के जंतु बहुत ज़्यादा होने की शक्यता है, जिसे हम हाई बर्डन कहते हैं, आप सिर्फ अपना ध्यान रख सकते हैं। टीबी के जंतु चारों तरफ हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक लेटेंट टीबी नाम की एक हमारी परिस्थिति होती है शरीर में, हुँ, हुँ। जहाँ पर कि हम जंतु अंदर आपके आ गया है, पर वो हर बार आपको टीबी की बीमारी नहीं देता। जी। तो अब हुँ। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, भारत में हैं, तो आपके मेरे सबके शरीर के अंदर टीबी के जंतु हो सकते हैं। जी, जी। ठीक है, वो आए गए, एक तो वो संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि जंतु आया, आपके शरीर में बिल्कुल शांत है एक कोने में, वो आपको समस्या नहीं दे रहा, पर जंतु है। अब जभी भी आपकी इम्यूनिटी कम हुई कुपोषण से या किसी भी कारण से, मान लीजिए आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, मान लीजिए आपको मधुमेह डिटेक्ट हुआ और हमने उसका ध्यान नहीं रखा, कोई भी ऐसी परिस्थिति पनपी अंदर जहाँ पर आपकी लड़ने की शक्ति कम हो गई, हुँ, तो हमें टीबी की बीमारी तब होती है। हुँ, तो हुँ। आज की डेट में हम जब इसकी शुरुआत हमने टीबी से लड़ने की थी, तो हम ये सोचते थे कि हम उन लोगों को पहले ध्यान दें और उनको जाके पहले पकड़ें जिनको टीबी की बीमारी है। पर हम ये नहीं समझ रहे कि हमारे जो बाकी पर्यावरण में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि टीबी के जंतु लेके घूम ही रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर हमारा लेटेंट टीबी का वर्ड यूज़ किया जाता है कि जंतु है, हमें दिक्कत नहीं दे रहा पर दिक्कत दे सकता है। जी, तो जी। आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने हुँ। टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नाम का एक स्लैब लाया है, जहां पर इन लोगों को हम लोग बहुत ही समय से पहले ढूंढकर और इनमें हम लोग ट्रीटमेंट देना मुनासिब समझते हैं, ताकि ये आगे जाके बीमारी की तरफ ना जाए। जी, तो इसके लिए कोई जाँच की प्रक्रिया भी होती है जिसके जी, ज़रिए पता चल जाए कि हाँ, टीबी का जीवाणु आ चुका है लेकिन बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है? देखिए जब भी हम इस भाग की बात करते हैं, कभी भी कोई पेशेंट आपके पास इसके लिए भी आए, हम समझते हैं कि पहले तो आप बीमारी को रूल आउट करिए। हमेशा जब भी कोई आपके पास रोगी आया है और आपको समझा रहा है, तो पहले ये समझिए कि एक्टिव बीमारी मिस नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, हमने आपका छाती का एक एक्सरे किया है जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रोल आता है और उसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर हम इस दूसरे तरफ जाते हैं कि क्या हमारे जंतु अंदर हैं कि नहीं। तो इसके लिए 2-3 टेस्ट होते हैं। एक होता है मैंटूक्स का टेस्ट, जो हम गांव देहात सब जगह तक कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें एक हाथ में हम एक टीबी के प्रोटीन डालते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि शरीर उसके लिए कितना उसका असर शरीर में आ रहा है, और उसको 72 घंटों के बाद हम आंकते हैं। दूसरा होता है कुछ खून की जांचें होती हैं जिससे भी हमें पता चलता है कि क्या टीबी के जंतु हमारे शरीर में आए हैं। इसको हम लोग इंटरफेरॉन गामा का टेस्ट बोलते हैं। ये भी बहुत आराम से मिलता है। पर इसके लिए एक ही मैं चीज़ आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक समझिए। अगर किसी पेशेंट का मैंटूक्स पॉजिटिव है या उसको वो इंटरफेरॉन गामा का टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये टीबी की बीमारी नहीं दर्शाता। ये सिर्फ टीबी के इन्फेक्शन को दर्शाता है। मतलब टीबी के जंतुओं का आपके शरीर के अंदर आ चुके हैं, सिर्फ ये इतना ही दर्शाता है। तो कृपया ऐसे पेशेंट्स को टीबी का पूर्ण इलाज ना दें। उनको आप मॉनिटरिंग में रखिए, हर वो चीज़ करिए कि ये आगे जाकर टीबी की तरफ ना जाए। और आज की डेट में हमारी सरकार ये समझती है और बिल्कुल सही समझती है, मुझे लगता है, इनको कुछ दवाओं के साथ ट्रीट करके इन जंतुओं को बिल्कुल सही तरीके से नष्ट करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर, एक बड़ा ही ज़रूरी मुद्दा है, वो है कि लोग इलाज के समय ये मानते हैं कि ये जो हम दवाएं खा रहे हैं और ये दवाएं बड़ी हैवी हैं और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे, और लोग खुद ही ये फैसला कर लेते हैं। इस बारे में डॉक्टर से बताना भी नहीं चाहते हैं। तो इस बारे में बताइए कि क्या दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं सचमुच? और दूसरी बात ये है कि मरीज़ इस बात से भी बहुत घबरा जाता है कि जब उसका वज़न कम होने लगता है, तो वज़न कम हो तो ये मानना चाहिए कि उसे टीबी है या फिर कुछ और भी हो सकता है। इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं इसका निराकरण कीजिए आप। देखिए, टीबी की दवाएं जब हम किसी भी रोगी को शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे ही एरिया की बात है कि हमें पेशेंट को और उसके पूरे परिवार को इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बार आप उस चीज़ को लेकर आपको बताया जाता है कि हो सकता है, आमतौर पर हम ये देखते हैं, और डरिए मत, तो बहुत हद तक हम लोग ये देखते हैं कि उसके साथ आपकी जो चिंताएं हैं वो कम हो जाती हैं। और ये टीबी की जो दवाएं हैं उसमें आमतौर पर देखिए, ये सारी दवाएं आपके जिगर से निकलती हैं, मतलब लिवर से होकर निकलती हैं। तो आपके दुष्परिणाम में क्या होता है, आपके लिवर में थोड़ी सूज आ सकती है, कभी कभी जो एंजाइम्स होते हैं हमारे चिकित्सा में वो थोड़े बढ़ सकते हैं। ये आम बात है, उससे डरिए मत। लेकिन हमारा एक तरीके का एक चिकित्सा का एक पूरा बराबर एक तरीका है समझने का कि कब हमें दवाएं कभी कभी बंद भी करनी पड़ती हैं। थोड़ा वक्त देके फिर हम फिर से एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को जब शुरू करते हैं ये दवाएं, तो समझाते हैं कि आपको थोड़ा बहुत उल्टी जैसा लगना, एक आधा बार उल्टी हो जाना, ये आम बात है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये एक तरीके का ना एक सामंजस्य है, जहां पर आपने एक नई चीज शुरू की है और आपका शरीर उसके साथ तालमेल बिठा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू में हमें दिक्कतें आ सकती हैं, पर क्या ऐसा होगा जिससे डरना नहीं है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, हल्का उल्टी जैसा लगना, नौजिया होना, एक आधा बार वॉमिटिंग हो जाना, कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेशाब का रंग थोड़ा लाल पड़ता है, जो कि हमारी ड्रग सेंसिटिव रेजिमेन की एक दवा है रिफैम्पिसिन, जिसकी वजह से आमतौर पर होता है, तो बिल्कुल मत घबराइए, ये बिल्कुल ठीक है ऐसा होना। कभी कभी जोड़ों में दर्द होना, ज़्यादा अशक्तपना बढ़ जाना, थकान लगना, सुस्तपन लगना, ये सब चीज़ें टीबी की दवाएं शुरू करने के 1 महीने तक हम लोग देखते हैं। और ये इसको हम लोग बिना टीबी की दवा बंद किए भी आराम से आगे हम इसको लेके जा सकते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को खुजली होने लगती है, ये भी हम दवाओं के साथ देखते हैं कि ये हो सकता है। हमें पेशेंट को ये बताना है कि आपको कब एकदम सचेत होकर वापस हमको ताबड़तोड़ आके मिलना है। अगर आपको इतनी उल्टी हो रही है कि आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो आकर हमें तुरंत मिलिए, क्योंकि तब आपकी लिवर की सूजन ज़रा ज़्यादा हो गई है और हमें फिर दवाओं को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, तो हमारी एक दवा है जिसे हम इथैम्ब्यूटॉल बोलते हैं, जिसमें आँख के ऊपर थोड़ा प्रभाव है, पर वो एक बहुत ज़रूरी दवा भी है। तो कभी अगर हमें लगता है कि पेशेंट को मधुमेह की बीमारी है, तो हम लोग टीबी का इलाज शुरू करने के पहले ही बोलते हैं कि एक आँख के चिकित्सक को जाकर मिलें और उनसे पूछें कि क्या हम ये दवा आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम सही तरीके से जब शुरू करते हैं, आगे जाकर हमारा रास्ता आसान होता है। एक तो उल्टी बहुत ज़्यादा होना कि आप खाना नहीं खा पा रहे। दूसरा, आँख से दिखने में दिक्कत होना या रंग में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पहले आप समझ पा रहे थे, अब नहीं समझ पा रहे हैं। खुजली होना, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप एकदम रात को सो नहीं पा रहे हैं। और फिर तीसरा होता है चक्कर आना। इन 3 सूरतों में हम पेशेंट को बोलते हैं तुरंत हमारे पास वापस आए, क्योंकि तब आपका साइड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, दुष्परिणाम ज़रा ज़्यादा है और हमें दवाएं हो सकता है थोड़ा बंद करनी पड़ेंगी। तो वो हम लोग को थोड़ा खाने में नमक डालने जैसा अंदाज होता है, जहाँ पर आपको थोड़ा बंद करके फिर जब आपके लिवर के एंजाइम ठीक हो गए, तो हम एक एक करके दवाएं वापस से शुरू करते ही हैं। और ये एक मिथ्या है कि
अगर आपको इस तरह का दुष्परिणाम हो गया तो क्या टीबी अब ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही साधारण बात है कि ये हो सकता है, बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं ऐसा। लेकिन हाँ, कुछ भी अगर आपको तकलीफ है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। कभी कभी कुछ ऐसे सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने देखे हैं, तो आंखों के ऊपर असर आना, या आपका जो, जब हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करते हैं उन दवाओं के दुष्परिणाम काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए हमें वहाँ पर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा फॉलोअप में रखना पड़ता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आँख में दिक्कत हो रही है, दिखना एकदम से बंद हो गया है, खुजली हो रही है, किडनी का प्रमाण बढ़ने लगा है, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हो रही है, हार्ट का रिदम में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ हमें थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रीटमेंट को आगे लेके जाना पड़ता है। जी। पर भय की बात नहीं है। बिल्कुल, और अपनी मर्जी से दवाएं बंद नहीं करें, बिल्कुल अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा दवाएं लेनी ही। जहाँ तक पोषण की बात है, देखिए आपको वजन कम होना किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। टीबी तक पहुँचने के पहले वजन कम होना बहुत सारी चीज़ों का लक्षण होता है, तो हम इसे बोलते हैं बड़ा ही नॉन स्पेसिफिक चीज़ है ये। लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जहाँ आगे जाकर हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम ये समझे कि कितना वजन कम होने को हमें ध्यान देना है, तो आमतौर पर 5 से 10% वजन अगर आपका 3 महीने के अंतराल में कम हुआ है, तो हम इसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं कि आपको ज़रूर कोई एक बीमारी होने की शक्यता ज़्यादा है, तो इसका निदान करें, आगे जाकर जांच करके एक डॉक्टर से मिलें। हम उसके लिए और क्या कर सकते हैं, तो अगर आप शरीर को थकाकर एक्सरसाइज करके आपकी भूख बढ़ा सकते हैं। कभी कभी कुछ डॉक्टर्स कुछ टॉनिक देते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे हमें ये टॉनिक्स के ऊपर ज़्यादा मतलब भरोसा करना चाहिए। मुझे लगता है सही तरीके से अपने व्यायाम की क्रिया को बढ़ाकर खुद को सही तरीके का पोषण देके, सही तरीके का पोषण क्या होता है, एक संतुलित आहार, जहाँ पर आपके घर में बना हुआ खाना हमेशा सबसे ज़्यादा कहते हैं संतुलित आहार होता है। हमारा जो अन्न है, किसी भी तरह का अन्न आप ले लीजिए, किसी भी तरह की दालें आप ले लीजिए, सही मात्रा में सब्जी ले लीजिए, दही लीजिए, दूध लीजिए, ये सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अगर आप अंडा खा सकते हैं, अंडे में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, लेकिन ये फिर एक मिथ्या है कि क्या शाकाहारी लोगों को प्रोटीन कम पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, सोया ले रहे हैं, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, तो इनसे भी आपको काफ़ी हद तक प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। फिर ये अगला आता है कार्बोहाइड्रेट। सो हमें देखिए, शरीर को ईंधन चाहिए। आप बिना किसी भी चीज़ के अगर आप कुछ फ्यूल ही नहीं देंगे तो शरीर चलेगा कैसे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी उतनी ही जगह है। आपका चावल हुआ, या सही मात्रा में, कुछ भी बहुत ज़्यादा ना करें, अत्त में कुछ ना लें, पर इन सभी चीज़ों से हमें इनकी ज़रूरत होती है। घी बहुत बड़ा एक मिथ्या है कि घी से हमारे शरीर को बहुत दुष्परिणाम मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। घी आपके सभी तरह की क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें दिक्कत है तेल से, वो चिकट तेल, रिफाइंड ऑयल, जो कि आपकी सभी अच्छे गुणों को लेकर निकल चुका होता है। जब हम लोग, जिस प्रांत में आप रहते हैं वहाँ का तेल यूज़ करिए। अगर आप जहाँ पर आपको मूंगफली बन रही है, मूंगफली का तेल है, वहाँ वो यूज़ करिए। जहाँ नारियल का तेल है वहाँ वो यूज़ करिए। जहाँ पर सरसों का तेल है, जहाँ सरसों हो रही है वहाँ सरसों का तेल यूज़ करिए, और तेल को बदलते रहिए। इन सब तरीकों से आप बिल्कुल सही तरीके से अपनी हेल्थ को रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, तो बीमारियां दूर रहेंगी। पर अगर वजन कम हो रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो कृपया करके एक डॉक्टर को जाकर मिलिए। और वजन स्थायी है, रुका हुआ है, घट के फिर स्थायी है, तो चिंता की बात है कि वहाँ भी चिंता की बात नहीं है। देखिए, वजन आपके एक, ये जो आंकड़ा है, ये हम कैसे निर्धारित करते, कोई भी डॉक्टर आपकी हाइट के ऊपर, तो हमारा एक तरीके का एक कैलकुलेशन होता है कि अगर आपकी इतनी हाइट है तो इतना वजन तो होना ही चाहिए। तो आप अगर उस ब्रैकेट में मेंटेन कर रहे हैं और आपको कोई समस्या नहीं है, तो आपके लिए वो वजन सही है। सो ये चीज़ें आपके हाइट के ऊपर, आपके आकार के, शरीर के आकार के ऊपर निर्धारित होती हैं। लेकिन जैसे कम वजन बुरा है, वैसे ही ज़्यादा वजन भी उतना ही बुरा है। जी बिल्कुल वो तो एक समस्या अलग से हो जाती है। ये तो बड़ी ज़रूरी जानकारी आपने दी। तेल वाली बात अमूमन लोगों के भीतर मिथ होता है, जहाँ पर जिस प्रदेश में है वही तेल यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा तादाद में होता है। जैसे साउथ की ओर नारियल तेल का उपयोग ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल खाया जाता है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में सरसों का तेल लोग नहीं सब्जी बनाते। तो इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों में है और आपने इसका निदान किया। टीबी के लिए टीकाकरण का कितना महत्व है? क्या पहले अगर टीका लगवा दिया जाए टीबी का, तो टीबी का खतरा टल जाता है या कम होता है? इसे हम लोग BCG वैक्सीनेशन कहते हैं, जो हम बच्चों को देते हैं और देनी भी चाहिए। देखिए, ये इस तरह की बीमारी है जहाँ पर हमें जितना मिले बहुत है। तो अगर हम लोग बच्चे को BCG का वैक्सीनेशन देते हैं तो हमें उससे 80% का फ़ायदा होता है। लेकिन ये समझना है कि जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, इसका असर कम होने लगता है। पर हाँ, उस वक्त के लिए, बचपन के लिए, जब आपकी अपनी शक्ति जो है लड़ने की वो उतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग हर बच्चे को BCG देना अनिवार्य है।
जी जी जी। पर एडल्ट वैक्सीनेशन मतलब हमारे आपके लिए क्या कोई ऐसी अभी तक लसीकाकरण हमारे लिए नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी एडल्ट वैक्सीन टीबी के लिए अप्रूव्ड नहीं है। मतलब पुख्ता तरीके से हमारे पास कोई ऐसा कहते हैं ना कि डेटा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आपको मुझे एक टीबी का वैक्सीन ले लेना चाहिए। जी जी। टीबी को दूर भगाएं और मुस्कुराहट अपने होठों पर सजा लें। तो अब डॉक्टर, चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ सलाह दीजिए, कुछ सजेशन दीजिए, जिससे टीबी का खतरा टल जाए, कम हो जाए और उनके भीतर जागरूकता पैदा हो, डर खत्म हो उनके भीतर। देखिए, टीबी के बारे में सचेत होना बहुत ज़रूरी है। उससे डरना उसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज़ के साथ भय को जोड़ लेते हैं तो फिर आप सही तरीके से ना उसका निदान कर पाएंगे ना उसका इलाज कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है आज के ज़माने में जहाँ हमारे पास सरकार का इतना सहयोग है, आपके पास जांच की इतनी क्रिया है, इलाज मुहैया है, उसमें डर के तो कुछ भी नहीं होगा। पर हाँ, सचेत रहना और सही इंसान तक पहुँचना, टीबी के विशेषज्ञ तक पहुँचना, लक्षणों को वक्त पर समझिए, उनको नज़रअंदाज मत करिए, सही वक्त पर सही जगह पहुंचिए। टीबी के जो भी आपके आसपास जो भी विशेषज्ञ आपके लिए हैं वहां जाइए। सरकारी अस्पतालों में सब कुछ निःशुल्क मुहैया है, तो कृपया जाकर उन सब चीज़ों को आप उनका प्रयोग करें, वो आपके लिए ही है। जहाँ पर भी हमें लगता है कि ये कोई ऐसा पेचीदा केस है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आज की डेट में ऐसी कमिटीज़ बैठाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू भी, जहाँ पे हम टीबी एक्सपर्ट्स की कमेटी मिलकर पेशेंट को पूरी तरीके से मदद करने के लिए अग्रसित है। तो मुझे लगता है कि दवाओं तक पहुंचने के पहले अगर हम उसका निदान कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मतलब प्रिवेंट करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपका पोषण का ध्यान दीजिए, बचाव पर ध्यान दीजिए। नहीं हो पा रहा है, लक्षण आ गए हैं, तो सही वक्त पर उसके लिए निदान करें, उसका इलाज शुरू करें। नहीं ठीक हो रहे, अगर आपका टीबी के इलाज में वजन नहीं बढ़ रहा है, आपके लक्षण कम नहीं हो रहे हैं, फिर से उसको नज़रअंदाज ना करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि ये ड्रग सेंसिटिव टीबी है, जब हम शुरू करते हैं और 2 महीने के बाद पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो हमें समझता है नहीं, ये कुछ जंतु शायद जो हमें मिले वो ड्रग सेंसिटिव थे, हम फिर से जांच हमें करनी पड़ती है। तो मैं यही समझाऊंगी आपको कि टीबी के इलाज में आपका सबसे बड़ा साथी आपका डॉक्टर है। अगर आपको जो भी लगता है, जाकर डॉक्टर से मिलिए। अगर ये पूरा आपका जो कहते हैं ना, ये एक प्रकार की आपकी जर्नी है डॉक्टर के साथ, जहाँ हर 2 महीने के बाद आपका वजन बढ़ना चाहिए, आप पहले से बेहतर होने चाहिए। अगर डॉक्टर को सही समझे, उन्हें कुछ एक्सरे करने की ज़रूरत है, वो करके लेने चाहिए। तो ये हर 2 महीने पे ठीक ठीक जब आपकी गाड़ी चलती रहेगी, तब जाकर आपका पूरा इलाज बढ़िया होता है। जी बिल्कुल। और नशा और धूम्रपान इसका दुश्मन है। बिल्कुल। बातचीत के दौरान ये बात भी आई। डॉक्टर आभा, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी बेहतरीन जानकारी, उम्दा जानकारी आपने दी, छाती रोग से जुड़ा हुआ, टीबी से जुड़ा हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने क्षय रोग निदान और उपचार इस विषय पर डॉक्टर आभा महाशूर से ममता सिंह की बातचीत सुना। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। अब सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। नमस्कार।